जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सबका अपने प्लेटफॉर्म जीएस सारथी अड्डा पे। प्यारे बच्चों, लुसेंट ऑब्जेक्टिव पीवाईक्यू के इस सीरीज में हम आगे बढ़ेंगे और प्रश्नों को देखेंगे। प्रश्नों के साथ साथ प्रश्नों का एक्सप्लेनेशन ऐसे तैयार किया गया है कि आपका प्रश्न का कंसेप्ट तो क्लियर हो ही साथ क्या क्या ऐसे प्रश्न बनाए जा सकते हैं या कौन कौन से ऐसे प्रश्न हॉल में डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं, उन सभी पॉइंट पे भी हम लोगों ने चर्चा किया है, ताकि आपका एक भी प्रश्न जो भी टॉपिक आप हमारे साथ करते हैं उसका न छूटे। तो यदि अभी तक आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। पहला प्रश्न है प्यारे बच्चों कि सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है। बहुत बढ़िया प्रश्न है। आपको बताना है कि जो सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक है उसके लेखक कौन है। रविन्द्रनाथ टैगोर है या दयानंद सरस्वती जी हैं या जयदेव या कालिदास। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दयानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर बी, दयानंद सरस्वती। अब यहां हम एक एक पॉइंट को कवर करेंगे और इसको आपको नोट डाउन करते चलना है, क्योंकि डायरेक्ट प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे पूछ सकता है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। तो जैसे ही कहे आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा की गई थी। अब प्रश्न पूछता है कि आर्य समाज की स्थापना कहाँ की गई थी, तो बंबई की गई थी। ऐसे सभी प्रश्न बनाए जाते हैं। कब की गई थी यदि कह दे तो 1875 ईस्वी में की गई थी। अब इनका नारा क्या था, तो बैक टू वेदास, यानी कि वेदों की ओर लौटो। पूछता है कि वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था। तो आपको याद रखना है स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने दिया था, और इन्होंने ही सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक की रचना की थी। ठीक है, अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। एक एक पॉइंट को आपको नोट करते चलना है, एक एक पॉइंट को ध्यान में रखना है, ताकि आप किसी भी एग्जाम में बैठेंगे तो ये जो 19वीं 20वीं सदी के सामाजिक सुधार आंदोलन है, यहां से प्रश्न बनते ही बनते हैं। और जब भी प्रश्न बनेंगे तो आपका यदि कंसेप्ट क्लियर होगा और साथ में आप एक्सप्लेनेशन को देखे रहेंगे तो एक भी प्रश्न आपका बाहर नहीं जाएगा। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था। बहुत बढ़िया, आपको बताना है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था। और देखिए, यह MPPSC 1999 में पूछा हुआ है, RRB TC 2003 में पूछा हुआ है। मैं इन सभी प्रश्नों को पूरे PYQ को इसलिए कवर कर रहा हूं ताकि आप किसी भी एग्जाम में जाए, यदि नए प्रश्न को बनाया जाए, नए प्रश्न का सृजन किया जाए, तो आपका वो प्रश्न न छूटे, आप पहले ही उस प्रश्न से गुजरे हुए हो। इसलिए अंत तक बने रहे वीडियो को। एक एक प्रश्न अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और हर प्रश्न को घुमा फिरा करके एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था। क्या विवेकानंद जी ने किया था, राजा राम मोहन राय ने किया था, केशव चंद्र सेन ने किया था, या रामकृष्ण परमहंस ने किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, स्वामी विवेकानंद ने किया था। एक्सप्लेनेशन देखेंगे और एक्सप्लेनेशन अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। आपको एक्सप्लेनेशन का एक एक पॉइंट नोट करते चलना है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की गई थी। तो जैसे कहे रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की गई, तो 1 मई 1897 को हुई थी। इस मिशन की स्थापना किनके द्वारा की गई, तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी, जो रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। यानी कि स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे। स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे, तो रामकृष्ण परमहंस। आपको याद रखना है। इस मठ की विश्व में कुल 205 शाखाएं हैं और इसका मुख्यालय पश्चिम बंगाल के बेलूर मठ में स्थित है। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है, हमने देखा है कि रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ है, तो रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय पश्चिम बंगाल के बेलूर मठ में स्थित है। बहुत बढ़िया से कवर किया गया है, ताकि डिस्ट्रिक्ट, जिला, प्रांत के साथ साथ वह एग्जैक्ट जगह भी आपको कवर हो, कि प्रश्न कैसे भी घुमा फिरा करके पूछे, वह आपके कंसेप्ट के आसपास से ही रहे और आप उस प्रश्न को बिल्कुल आसानी से हल कर सकते हैं। यह संगठन वेदांत की हिंदू विचारधारा में यकीन रखता है। किस विचारधारा में यकीन रखता है, तो वेदांत की हिंदू विचारधारा है उसमें यकीन रखता है। एक एक पॉइंट को आपको अपने नोट्स के तरीके से बनाते चलना है। आपका एक भी प्रश्न प्यारे बच्चों नहीं छूटेगा, ये वादा है आपसे, आपके अपने जीएस सारथी अड्डा और आशीष सर का।
अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे और अगला प्रश्न है कि बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था। आपको बताना है कि बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहां था। चार ऑप्शन आपके सामने होंगे, पटना था, लखनऊ था, तमिलनाडु था या मुंबई था। तो इसका आंसर हो जाएगा बहावी आंदोलन का मुख्यालय पटना हुआ करता था, पटना हुआ करता था, इसलिए ए हो जाएगा। और बहावी आंदोलन क्या है, क्यों पटना हुआ, इन सभी बातों पे चर्चा हम एक्सप्लेनेशन में करेंगे। और यहां जैसे ही आप एक्सप्लेनेशन को कवर करेंगे आपका एक एक कंफ्यूजन दूर भी हो जाएगा और जो जो प्रश्न बनाए जा सकते हैं वो सभी यहाँ कवर हो जाएंगे। जैसे सन 1821 के आसपास बहावी आंदोलन की स्थापना का श्रेय भारत के सैयद अहमद राय बरेलवी को जाता है। आपको याद रखना है 1881 के आसपास बहावी आंदोलन की स्थापना का जो श्रेय जाता है वह भारत के एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है सैयद अहमद राय बरेलवी, जो कि शाह अब्दुल अजीज के शिष्य थे। किनके शिष्य थे, तो शाह अब्दुल अजीज के शिष्य थे। जैसे बीपीएससी टीआरई में एक प्रश्न पूछ दिया था कि बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे, तो कोई नहीं जानता है कि प्रश्न कब कहां से बन जाए, इसलिए सभी प्रश्नों को देख करके उसका एक्सप्लेनेशन ऐसे तैयार किया गया है कि एक भी प्रश्न आपसे न छूटे, हर प्रश्न का जवाब आपके पास रहे। शाह अजीज शाह वली उल्लाह के सबसे बड़े पुत्र थे। शाह अजीज जो हैं वह शाह वली उल्लाह के सबसे बड़े पुत्र थे। इनके संपर्क में आने के पश्चात राय बरेलवी पर बहावी आंदोलन का विशेष प्रभाव पड़ा, जिसके चलते भारत में उसने पटना को बहावी आंदोलन का केंद्र बना दिया। यह प्रश्न बीपीएससी में पूछा हुआ है कि बहावी आंदोलन का केंद्र कहां था, तो बहावी आंदोलन का केंद्र पटना में था। ठीक है, बिहार में इसका नेतृत्व चिराग अली ने किया। बिहार में भी इसका नेतृत्व किसने किया, यह भी प्रश्न बीपीएससी में पूछा हुआ है कि बिहार में इसका नेतृत्व किसने किया था, तो चिराग अली ने किया था। बिहार के एग्जाम में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि केंद्र कहां था और बिहार में इसका नेतृत्व किसने किया था। यह पाश्चात्य प्रभाव के विरुद्ध प्रतिक्रिया स्वरूप भी था। बहावी आंदोलन को मुसलमान के स्वतंत्रता युद्ध की संज्ञा दी जाती है। अब यह भी बात आपको याद रखना है कि मुसलमानों के स्वतंत्र युद्ध की संज्ञा किसको दी जाती है, तो बहावी आंदोलन को दी जाती है। इसका मुख्य लक्ष्य क्या था, तो मुसलमानों में फैली बुराइयों एवं कुरीतियों को दूर करना तथा इस्लाम को शुद्ध करना। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, तो जो मुसलमान में फैली हुई बुराइयां हैं, जो कुरीतियां हैं, उसको दूर कर देना है और इस्लाम को शुद्ध करना है। बहुत बढ़िया, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है हमारा कि भारत में दास प्रथा जो था वह कब अवैध घोषित किया गया। चार ऑप्शन आपके सामने और आपको बताना है कि भारत में दास प्रथा कब अवैध घोषित किया गया था। 1843 में किया गया था, 1853 में या 1863 में या 1873 में। तो इसका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए, 1843 में किया गया था। अब एक्सप्लेनेशन में हम देखेंगे, एक एक पॉइंट को आपको नोट जरूर करते चलना है। इतना बेहतरीन ढंग से एक्सप्लेनेशन आपको जल्दी यूट्यूब के किसी भी क्लास में नहीं मिलता है। सन 1807 में जो भी एक्सप्लेनेशन में दिया गया है वह एग्जाम ओरिएंटेड दिया गया है, टू द फैक्ट दिया गया है, ताकि बेहतर से आपका कंटेंट रेडी भी हो जाए और आप का प्रश्न के साथ साथ प्रश्न का एक्चुअल उद्देश्य क्या है, मूल क्या है, इन सभी बातों पे चर्चा भी इस एक्सप्लेनेशन में की गई है। सन 1807 में ब्रिटेन ने दास प्रथा उन्मूलन कानून के तहत अपने देश में अफ्रीकी गुलामों की खरीद फरोख्त पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी। कब, 1807 में। किसने, तो ब्रिटेन ने दास प्रथा के उन्मूलन कानून के तहत में खरीद बिक्री जो था उस पर पूरा रोक लगा दिया। 1808 में अमेरिकी कांग्रेस ने गुलामों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया। 1808 में अमेरिकी कांग्रेस ने गुलामों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया। वर्ष 1833 तक यह कानून पूरे ब्रिटिश साम्राज्य में लागू हो गया, यानी कि 1833 आते आते पूरे ब्रिटिश साम्राज्य में यह लागू हो गया कि दासों का उन्मूलन कर दिया जाए। भारत में ब्रिटिश शासन के समय 1843 ईस्वी में इस प्रथा को बंद करने के लिए एक अधिनियम पारित कर दिया गया था। तो 1843 में, भारत की जब बात करें तो 1843 आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है आपके सामने
कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी। यह प्रश्न हम लोग पहले भी कर चुके हैं कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा के जन्मदाता किसे माना जाता है, तो वह नाम है विलियम बैटिंग, लॉर्ड विलियम बैटिंग। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। एक्सप्लेनेशन की तरफ चलेंगे और एक्सप्लेनेशन है, इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे कि गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद के सदस्य लॉर्ड मैकाले ने 2 फरवरी 1835 को अपना महत्वपूर्ण स्मरण पत्र लिखा। किसने लिखा? तो लॉर्ड मैकाले ने 1835 को एक स्मरण पत्र लिखता है जिसमें इस उद्देश्य को प्रकट किया गया कि भारत में व्यक्तियों की एक ऐसी श्रेणी विकसित की जाए जो रूप रंग से तो भारतीय हो किंतु ज्ञान, प्रवृत्ति और नैतिकता की दृष्टि से अंग्रेज हो। यानी कि आपको ध्यान देना है कि वो भारतीय हो लेकिन उनकी जो सोशल एक्टिविटीज है, जो उनके सोच है, उनके विचार हैं, जो उनकी एक्टिविटीज है, उन सबको चेंज कर दिया जाए। वो पूर्ण रूप से अपने सोच से, अपने सोशल एक्टिविटीज में पूर्ण रूप से वो अंग्रेज हो, ब्रिटिश के तरीके से वो काम करे, यानी कि उनका प्रभाव ज्यादा पड़ेगा भारतीयों पे। इसलिए उसने कहा कि रूप रंग तो भारतीय हो लेकिन उनकी ज्ञान, प्रवृत्ति और नैतिकता की दृष्टि बिल्कुल अंग्रेजी हो। तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बैटिंग ने मैकाले के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। और कब स्वीकार किया? तो आपको याद रखना है कि 7 मार्च 1835 को स्वीकार कर लिया। इस प्रकार लॉर्ड विलियम बैटिंग ने अंग्रेजी शिक्षा को लागू किया। तो जब भी कहे कि अंग्रेजी शिक्षा को लागू किसने किया, तो लॉर्ड विलियम बैटिंग ने किया। अंग्रेजी शिक्षा के जन्मदाता कौन है भारत में? तो लॉर्ड विलियम बैटिंग है। लेकिन स्मरण पत्र किसने लिखा या किसने पत्र लिख करके लॉर्ड विलियम बैटिंग को बताया कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा को लागू करना चाहिए? तो लॉर्ड मैकाले यह नाम आएगा। और आपको बिल्कुल ध्यान से इन सभी बातों को याद रखना है और अपने नोट्स में इसको नोट डाउन करते चलना है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह व्याख्या की गई। अब आपको बताना है कि वह कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने कहा था कि वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है। और उन्होंने ही, इससे पहले हम लोगों ने प्रश्न किया, उसमें बताया कि वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो। तो जब भी वेदों की बात आती है तो एक ही नाम आता है, दयानंद सरस्वती जी का। यह वेद के बहुत अच्छे ज्ञाता थे, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, आप देखेंगे इस 4 ऑप्शन में दयानंद सरस्वती कहाँ है, तो स्वामी दयानंद द्वारा लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक एक प्रश्न अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और आपको हर प्रश्न का एक्सप्लेनेशन जरूर ध्यान में रखना है ताकि आपका एक भी प्रश्न एग्जाम में न छूटे। अगला प्रश्न है, इसका एक्सप्लेनेशन पहले देखेंगे फिर प्रश्नों पे चलेंगे। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद ने वेदों के संदेश के प्रसार की दिशा में अपना पूरा जीवन समर्पित किया। उन्होंने एक नारा दिया, वेदस्तु। ठीक है, उन्होंने एक नारा दिया था वेदस्तु, और वेद की तरफ लौटो भी नारा उन्होंने दिया था। इन्हें आर्य समाज का संस्थापक भी माना जाता है, आर्य समाज के स्थापक। अगला प्रश्न आपके सामने है कि महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है। यह आरआरबी, एएसएम या जीजी 2004 का प्रश्न है। 4 ऑप्शन आपके सामने है। बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है, यह बिपिन चंद्र पाल को कहा जाता है, फिरोज शाह मेहता को कहा जाता है, या महादेव गोविंद रानाडे को कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, महादेव गोविंद रानाडे को कहा जाता है और इन्हें एमजी रानाडे भी कहा जाता है। एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ेंगे और एक्सप्लेनेशन देखेंगे। इससे पहले एक सुझाव आपसे लेना चाहता हूं, और सुझाव यह है कि आपको बताना है कि क्या जो घटना चक्र का पूर्वालोकन है बीपीएससी के सभी पूछे गए प्रश्नों का, उसका भी क्लास मुझे लेना चाहिए। यदि आपका आंसर हाँ होगा या यदि आपका सुझाव होगा कि आप उसको भी करा दीजिए, तो मैं एक अलग टाइम में उस सभी प्रश्नों को कवर करूंगा घटना चक्र का, जिसमें प्रश्नों के साथ साथ उसका एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है और बिहार के हर प्रश्न हर एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं कि क्या उसको हम शुरू करें, आप उसको ऐसे ही लाड प्यार देंगे या नहीं। एक्सप्लेनेशन में आप देखेंगे कि महादेव गोविंद रानाडे प्रार्थना समाज का सदस्य
कौन से समाज का सदस्य? प्रार्थना समाज का सदस्य 1869 ईस्वी में बने। प्रश्न पूछ लेता है, प्रार्थना समाज को प्रसिद्ध दिलाने का श्रेय रनाडे को जाता है। प्रसिद्धि दिलाने का श्रेय किसे जाता है? तो वही एमजी रनाडे जी को जाता है। उन्होंने बाल विवाह, पर्दा प्रथा, बहु विवाह एवं जाति पाति का विरोध किया। इन्हें महाराष्ट्र का सुकरात भी कहा जाता है। इन सभी बातों को आपको ध्यान में रखना है। और अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर हुए धार्मिक सम्मेलन से प्रसिद्ध हुए? बहुत बढ़िया। वह कौन सा ऐसा जगह है या वह कौन सा ऐसा स्थान है जहां पे इन्होंने भाग लिया था और वहां पे जब धार्मिक सम्मेलन में संबोधन करते हैं तो प्रसिद्ध होते हैं? लंदन में, पेरिस में, शिकागो में या बर्लिन में? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिकागो में। एक्सप्लेनेशन यहां देखेंगे और यहां से आपके सभी प्रश्नों का जवाब यहां मिल जाएगा जो आप प्रश्न पूछना चाह रहे होंगे। स्वामी विवेकानंद वेदांत के विख्यात और प्रभावशाली आध्यात्मिक गुरु थे। किसके थे? तो वेदांत के विख्यात और प्रभावशाली आध्यात्मिक गुरु थे। उनका वास्तविक नाम पूछ लेता है एग्जाम में कि उनका वास्तविक नाम क्या था? तो वास्तविक नाम नरेंद्रनाथ दत्त हुआ करता था। उन्होंने अमेरिकी स्थित शिकागो में सन 1893 में आयोजित विश्व धर्म महासभा में भारत की ओर से सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किया था। कब किया था? तो 1893 में भारत की तरफ से सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किया था। भारत का आध्यात्मिकता से परिपूर्ण वेदांत दर्शन अमेरिका और यूरोप के हर एक देश में स्वामी विवेकानंद की वक्तृता के कारण ही पहुंचा। उन्होंने प्रमुख रूप से उनके भाषण की शुरुआत मेरे अमेरिकी भाइयों एवं बहनों के साथ करने के लिए जाना जाता है। इनके संबोधन के इस प्रथम वाक्य ने सबका दिल जीत लिया था। जब वो आते हैं तो सबसे पहले कहते हैं कि मेरे अमेरिकी भाइयों एवं बहनों। यह बात सुनते वहां के सभी लोगों का दिल खिल जाता है और उन्हें ऐसे लगता है यह किसी दूसरे देश का व्यक्ति नहीं बल्कि अपने ही घर का, अपने ही देश का कोई व्यक्ति बोल रहा है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे और अगला प्रश्न है कि राजा राम मोहन राय ने अपने असाधारण काम की खातिर भारतीय इतिहास में अपनी पहचान बनाई। उनका मुख्य काम इस दिशा में था। किस दिशा में था? आपको बताना है। धर्म को ऊंचा उठाना या समाज सुधार या शिक्षा या अंग्रेजी का परिचय? किस लिए इन्हें जाना जाता है? तो आपको बताना है कि वह कौन सा ऐसा काम है जिसलिए इन्हें जाना जाता है। तो यह सामाजिक सुधार के लिए इन्हें जाना जाता है। सामाजिक सुधार के लिए इन्हें जाना जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे उससे पहले इस एक्सप्लेनेशन को हम कवर करते हैं। राजा राम मोहन राय का मुख्य काम समाज सुधार क्षेत्र में था। कहां था? तो समाज सुधार क्षेत्र में था। उन्होंने भारतीय समाज में सुधारों की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए, जैसे कि सती प्रथा के खिलाफ। सती प्रथा के खिलाफ अभियान किसने चलाया था? तो राजा राम मोहन राय ने चलाया था। बाल विवाह की विरोध, जो बाल विवाह होता था उसका भी इन्होंने विरोध किया। और महिला शिक्षा को बढ़ावा देना, ताकि महिला शिक्षित हो और अपने हक की लड़ाई लड़ सके, इसलिए महिला शिक्षा को भी बढ़ावा देने का इन्होंने काम किया। इनकी इन पहलों ने भारतीय समाज में गहरी छाप छोड़ी और उन्हें एक प्रमुख समाज सुधारक के रूप में भी स्थापित किया गया या जाना जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? सैयद अहमद खान ने की थी, मोहम्मद इकबाल ने की थी या मोहम्मद अली ने की थी या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए, सैयद अहमद खान ने किया था। सैयद अहमद खान ने किया था। एक्सप्लेनेशन में हम कवर करेंगे। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना सैयद अहमद खान ने किया था, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और कब? तो 1875 ईस्वी में। मोहम्मद एग्लो ओरिएंटल कॉलेज के रूप में स्थापित किया था। किस रूप में किया था? तो मोहम्मद एग्लो ओरिएंटल कॉलेज के रूप में। मोहम्मद एग्लो ओरिएंटल कॉलेज 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बन गया। यही जो मोहम्मद एग्लो ओरिएंटल कॉलेज था उसी को 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बनाया गया। पूछ सकता है कि निम्न में से किसका नाम बदल करके या किस
कॉलेज को बदल करके अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बनाया गया, तो मोहम्मद एग्लो ओरिएंटल कॉलेज का ही नाम बदल करके 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बनाया गया, जिसकी स्थापना सैयद अहमद खान ने की थी। तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कहे या मोहम्मद एग्लो ओरिएंटल कॉलेज कहे, इन दोनों की स्थापना सैयद अहमद खान ने ही की थी। जब ओरिएंटल एग्लो कॉलेज पूछ दे, मोहम्मद एग्लो ओरिएंटल कॉलेज पूछ दे, तो आपको 1875 याद रखना है, और जैसे ही अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय पूछ दे तो आपको 1920 याद रखना है। यहां कंफ्यूजन क्रिएट होता है क्योंकि मोहम्मद एग्लो ओरिएंटल कॉलेज को ही बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बनाया जाता है 1920 में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। किसे आधुनिक भारत का जनक कहते हैं? आरआरबी टेक 2004 का प्रश्न है और आपको बताना है कि किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। लाला लाजपत राय को कहा जाता है, या महात्मा गांधी जी को कहा जाता है, या राजा राम मोहन राय जी को कहा जाता है, या भगत सिंह को कहा जाता है? तो आधुनिक भारत का जनक राजा राम मोहन राय जी को कहा जाता है, और इन्होंने महिलाओं के उत्थान के लिए बहुत से काम किए। बाल विवाह को रोका, सती प्रथा का अंत कराया, महिलाओं को शिक्षित होने पर जोर दिया, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। वे ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। वे ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। राजा राम मोहन राय भारतीय उपमहाद्वीप में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के अग्रदूत भी इन्हें माना जाता है। सामाजिक धार्मिक सुधार के अग्रदूत भी इन्हें माना जाता है। दिल्ली के तत्कालीन मुगल शासक अकबर द्वितीय ने इन्हें राजा की उपाधि से नवाजा था। ये प्रश्न डायरेक्ट पूछता है कि इन्हें राजा की उपाधि से किसने नवाजा था, तो अकबर द्वितीय ने इन्हें राजा की उपाधि से नवाजा था, जो मुगल शासक था। इन्हें सती और बाल विवाह की प्रथाओं को खत्म करने के प्रयासों के लिए भी जाना जाता है। इनका सारा जीवन समाज और महिलाओं के हक के लिए संघर्ष करते हुए बीता। वे एक महान विद्वान और स्वतंत्र विचारक थे। उन्हें बंगाल के नवयुग का प्रवर्तक भी कहा जाता है। यहां से भी इस लाइन को बिल्कुल आपको याद रखना है कि बंगाल के नव युग का प्रवर्तक किसे कहा जाता है, तो वही नाम आएगा और वह नाम है राजा राम मोहन राय का। अगला प्रश्न है कि राजा राम मोहन राय, अगर आप हमारे साथ इस पूरे सीरीज को कर लेते हैं तो धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन जो है उसका एक भी प्रश्न आपसे किसी भी एग्जाम में नहीं पूछेगा। चाहे बीपीएससी टीआरई 4 में बैठिए, या फिर आप बीपीएससी एईडीओ में बैठिए, बीएसएससी सीजीएल में बैठिए, साथ में रेलवे, किसी भी एग्जाम में आप बैठेंगे ये पूरा टॉपिक आपके साथ कवर हो जाएगा। इसलिए यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इस प्रश्नों के साथ साथ इस एक्सप्लेनेशन को भी देखें। राजा राम मोहन राय किससे संबंधित नहीं है? विधवा पुनर्विवाह से नहीं है, तो विधवा पुनर्विवाह से है वो। उन्होंने ही विधवा पुनर्विवाह भी शुरू कराया था, सती प्रथा का अंत भी कराया था। सांस्कृतिक शिक्षा से नहीं है, या सती प्रथा, तो सती प्रथा का भी अंत इन्होंने करवाया। अंग्रेजी शिक्षा पे भी ये जोड़ देते हैं क्योंकि इन्हें लगता है कि अंग्रेजी शिक्षा पे यदि लोग या पश्चिमी सभ्यता को थोड़ा बहुत अपनाएंगे तो ये जो कुरीतियां है समाज में ये सब खत्म हो जाएगी। तो इसका आंसर होगा कि किससे संबंधित नहीं है, तो संस्कृत शिक्षा जो है इससे वो संबंधित नहीं है। राजा राम मोहन राय अंग्रेज शिक्षा के पक्ष में न थे। उनके अनुसार उदारवादी पाश्चात्य शिक्षा ही अज्ञान के अंधकार से हमें निकाल सकती है और भारतीयों को देश के प्रशासन में भाग दिला सकती है। वे संस्कृत शिक्षा के पक्ष में नहीं थे। अगला प्रश्न है कि कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल निम्नलिखित में से किसके लिए समर्पित है? आपको बताना है कि कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल किसके लिए समर्पित है। चैतन्य महाप्रभु के लिए समर्पित है, या राजा राम मोहन राय के लिए समर्पित है, या स्वामी विवेकानंद के लिए समर्पित है, या दयानंद सरस्वती के लिए समर्पित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वामी विवेकानंद जी के लिए समर्पित है कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल। ठीक है, कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल स्वामी विवेकानंद को समर्पित है। जिसका निर्माण कब किया गया था, तो इसका निर्माण 1970 में विवेकानंद शिला स्मारक समिति के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है राजा राम मोहन राय का जन्म कहां हुआ था? बहुत बढ़िया, आपको बताना है कि राजा राम मोहन राय का जन्म कहां हुआ था। राधानगर हुगली जिला में हुआ था, बर्दवान जिला में हुआ था, 24 परगना में हुआ था, कहां हुआ था, या इनमें से किसी में नहीं हुआ था? तो यह हुगली जिला राधानगर में हुआ था। इनका जन्म हुगली जिला राधानगर में हुआ था, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
यहाँ थोड़ा सा हम इनके बारे में चर्चा करेंगे। राजा राममोहन राय का जन्म 22 मई 1772 को बंगाल के हुगली जिले के राधानगर गांव में हुआ था। पिता का नाम रामाकांत राय था। इनके पिता का नाम रामाकांत राय एवं माता का नाम तारिणी देवी था। इनके पितामह यानी कि इनके दादाजी कृष्णचंद्र बनर्जी बंगाल के नवाब की सेवा में थे। उन्हें राय की उपाधि प्राप्त थी। किन्हें? इनके दादाजी को राय की उपाधि प्राप्त थी। ब्रिटिश शासकों के समक्ष दिल्ली के मुगल सम्राट की स्थिति स्पष्ट करने के कारण सम्राट ने उन्हें राजा की उपाधि से विभूषित किया था। प्रतिभा के धनी राजा राममोहन राय बहुभाषाविद भी थे। यह बहुभाषाविद का मतलब होता है कि बहुत सारे भाषाओं की जानकार भी ये हुआ करते थे। अगला प्रश्न है कि संवाद कौमुदी पत्र के संपादक कौन है? संवाद कौमुदी पत्र के संपादक कौन है? राजा राम मोहन राय हैं, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी हैं, या रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं, या बंकिम चंद्र चटर्जी जी हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजा राम मोहन राय ने ही संवाद कौमुदी पत्र के को लिखा था या उसके संपादक ये हैं। यहां हम कवर करेंगे। थोड़ा सा इसको डिजाइन करने में परेशानी हो गई होगी या फिर ध्यान नहीं दिया गया होगा, जिस वजह से ये ऐसे हो गया है। संवाद कौमुदी पत्र के संपादक और संस्थापक महान भारतीय समाज सुधारक राजा राम मोहन राय थे। याद रखना है, राजा राम मोहन राय थे। 1821 में कोलकाता में प्रकाशित, कब? 1821 में कोलकाता में प्रकाशित यह बंगाली साप्ताहिक समाचार पत्र था। क्या था? तो बंगाली साप्ताहिक समाचार पत्र था। पूछ देता है कि कौमुदी किस प्रकार का समाचार पत्र था, तो साप्ताहिक समाचार पत्र था और यह बंगाली साप्ताहिक था, जिसमें सती प्रथा के उन्मूलन और सामाजिक सुधारों के लिए जनमत तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसमें इन्होंने सती प्रथा का अंत करना क्यों जरूरी है और इसका उन्मूलन क्यों जरूरी है, साथ ही साथ सामाजिक सुधार कैसे हो सकता है, इन सभी चीजों पे बात किया है। तो इसी के साथ आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। हर रोज आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं इस लूसेंट ऑब्जेक्टिव के सीरीज में। साथ ही साथ आपका जो भी एक्सप्लेनेशन तैयार किया जाता है उसमें लूसेंट के थ्योरेटिकल बुक को भी लिया जाता है और साथ में एनसीईआरटी को भी कवर किया जाता है, ताकि बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट्स के साथ साथ आपका कंसेप्ट भी क्लियर करते चले हम, ताकि एक भी प्रश्न आपका एग्जाम में न छूटे और आपका कंसेप्ट क्लियर होगा तो ऐसे ही पताखा फहराते हुए रिजल्ट भी क्लियर होगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले सीरीज में। तब तक के लिए ध्यान रखिए आप अपना और पढ़ाई जबरदस्त तरीके से कीजिए ताकि आपका झंडा बुलंद रहे। धन्यवाद।